So hello people, welcome back to the channel and welcome back to yet another answering all your questions about the Yamaha FZS version 4 episode number yes। तो गाइस आज का हमारा सबसे पहला सवाल है 140 kg राइडर विद पिलियन के लिए ये गाड़ी सही रहेगी कि नहीं। नहीं भाई, क्योंकि 140 किलो का राइडर पीछे पिलियन एटलीस्ट 70 kg का तो होगा, टोटल हो गया 210। चल जाएगी बट बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड फील होगी, ऐसा लगेगा बाइक उठ ही नहीं रही है। सो ओवरटेक वगैरह मत करना अगर आप इतना ज़्यादा भारी पेलोड के साथ में इस बाइक को चलाओगे, क्योंकि इसकी जो बुक है लिखा हुआ है, जो इसका मैनुअल है, उसके अंदर शायद 150-170 kg इसकी कुछ लिमिट लिखी हुई है। बट हालांकि ऑब्वियस बात है उससे ज़्यादा ही लेके जाते हैं लोग, बट 140 और 70 विल बी समवेयर अराउंड 210, तो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा इस बाइक के लिए, क्योंकि इंजन जो है थोड़ा छोटा है। बट स्टिल इतनी दिक्कत नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, आपको थोड़ा पिकअप कम मिलेगा, थोड़ा आप एकदम से ओवरटेक नहीं कर पाओगे, एकदम से पावर नहीं मिलेगी, बट ठीक है, काम चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और सनग्लास क्यों पहने हुए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप है, सीधा आँख में पड़ रहा है सूरज, आंखें बंद होती है, इससे अच्छा ये है कि थोड़ा और बढ़िया लग रहा हूँ मैं देखने में। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा है। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस यूजिंग स्पोर्टी प्रीमियम ऑयल इन FZS वर्जन 4? इट्स वर्थ दैट यूजिंग इन FZS वर्जन 4? यस भाई, आई वुड सजेस्ट कि आप जो है इसके अंदर फुल्ली सिंथेटिक डलवाया करो। जैसे मैं मोटूल का 70-100 10W40 डलवाता हूँ, आप वो डलवा सकते हो। मैंने MT-15 वाला डलवा के देखा जो यामा लूप का आता है, बट मुझे उसके अंदर उतना मज़ा नहीं आया, थोड़े से मुझे उसके अंदर वाइब्रेशंस थोड़ी सी इंक्रीज लगी, तो मैंने चेंज करा के इसके अंदर अभी वो डलवाया हुआ है, मोटूल डाल रखा है मैंने इसके अंदर। तो दैट इज़ वे बेटर एज कम्पेयर टू यामा लूप, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बेटर है। हीटिंग इशूज़ भी मुझे मोटूल वाले इंजन ऑयल में उतने नहीं फेस करने पड़ रहे। देखो अब नॉर्मल चलती है तो गर्म हो जाती है, बट लेकिन जो एकदम गर्म हो जाती है, जो लोग कहते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग इशूज आते हैं, वो वाला इशू तो मेरे को अभी तक किसी भी इंजन ऑयल के साथ नहीं आया है। जब तक इसमें मिनरल था तब तक भी इशू नहीं आया वो, फिर उसके बाद में जब मैंने इसमें सिंथेटिक डाला तब तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मोटूल हो चाहे यामा हो, तो उसके अंदर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो येस, स्पोर्टी उससे डालने से इट इज़ बेटर, आपका थोड़ा सा माइलेज भी इंक्रीज़ होगा। आप मोटूल यूज़ करोगे तो थोड़ा बेटर माइलेज आता है, मेरे को थोड़ा सा और बेटर माइलेज आया था उसके अंदर, समवेयर अराउंड 3 से 4 kmpl थोड़ा ज़्यादा आया था, तो वो वाला ही थोड़ा सा चीज़ है। हाय वासु, आई डू वांटेड टू बाय यामा सिंस लॉन्ग ड्यू टू देयर रिफाइंड इंजन एंड ऑल्सो द कंफर्ट इट प्रोवाइड्स while riding, like the seating posture and also the decent mileage. So I've checked reviews on various platforms and see that people are commenting that it's underpowered, but I feel Indian roads are not built to ride too fast. So I feel this is a good bike. My only concern was people have said that the build quality is not that great like the plastic quality. Also some say there is gap in the fuel tank and panel. What's your take on that? Any advice? मैं देखो पावर के मामले में इफ़ यू वांट गुड माइलेज तो आपको पावर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ज़्यादा हाई पावर है, आपकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई उसको चलना भी है, उतनी पावर जनरेट करने के लिए उसको उतना मटेरियल भी चाहिए, बराबर। तो आपकी माइलेज उस मामले में थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसके अंदर माइलेज का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि थोड़ी सी इसके अंदर पावर कम है आपको। जनरली 150 सीसीज़ में 13.5 से 14 bhp वाली रेंज में पावर मिलती है, इसके अंदर उससे काफ़ी कम है, 12.3 12.2 कुछ मिलती है, तो उस वजह से इसका जो माइलेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। और रही बात पैनल गैप की, तो हाँ, पैनल गैप का इशू इसके अंदर रहता है, हालांकि मेरे में कम है, बट लेकिन पैनल गैप का इशू है, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट है। तो मेरा लेफ्ट वाला टैंक है, उसके अंदर यहाँ पे बहुत छोटा सा एक गैप दिखता है समवेयर ओवर हियर, पर लेकिन जो राइट वाला पैनल गैप है उसके पैनल है उसके अंदर इस वाले स्क्रू से लेके यहाँ तक ये पूरा नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो मुझे उसको बार बार ऊपर करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखो पैनल गैप वाला इशू इस बाइक में है। अब ये चीज़ वर्जन 4 में है, अगर आप हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड लोगे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे स्क्रू नहीं दे रखे, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी क्लिप दे रखी है जो कि बहुत अच्छे से उसको होल्ड करके रखती है। क्योंकि जो मेरे दोस्त है जिसके पास में हाइब्रिड है, मेरा एक दोस्त था जो मुझे अपनी एकेडमी में मिला था, उसके पास में हाइब्रिड थी, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई तेरे में भी ये दिक्कत आती है, मेरे तो पैनल नीचे आ जाता है। कह रहा भाई अब ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि क्लिप दे दी है उन्होंने, क्योंकि ये जो स्क्रू है ना ये फ्री हो जाता है, ये इसको होल्ड नहीं करके रख पाता, तो वो वाली जो क्लिप है उससे इसका जो साइड वाला पैनल है वो होल्ड रहता है। तो अब जो हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड आ रही है उसके अंदर आपको ये पैनल गैप वाला इशू तो नहीं होगा। बाकी देखो पावर कम है, वो वाला इशू भी थोड़ा बहुत हाइब्रिड में सॉल्व हो गया। कहता है कि भाई देख इनिशियली पिकअप में थोड़ा सा बेटर है, बट ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस सेम ही है, बस थोड़ा सा पिकअप में जाता है। हाँ, माइलेज ही इज़ गेटिंग अराउंड 58-59 के आसपास, तो माइलेज के मामले में दैट बाइक इज़ वेरी गुड। सो आई वुड से कि इफ़ यू वांट गुड रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट, आपको माइलेज अच्छा चाहिए, एंड उसके अलावा TFT डिस्प्ले है, फीचर्स काफ़ी अच्छे खासे उसके अंदर, तो अगर आपको इस टाइप की बाइक चाहिए तो देन आई वुड से यू कैन गो फॉर यामा FZS हाइब्रिड, या नॉन हाइब्रिड भी जा सकते हो, बट नॉन हाइब्रिड में वही है, फिर आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बस आपके ये
पैनल गैप वाला इशू उसके अंदर थोड़ा फिक्स हो जाएगा। भाई ये C8 जूम टायर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? स्टॉक टायर्स में आपने काफ़ी यूज़ किया होगा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इज़ इट बेटर देन MRF, रेव्स और एनी अदर टायर? ठीक है भाई, देखो ओवरऑल टायर की मैं बात करूँ तो इट इज़ गुड। वेट कंडीशंस में भी ऐसा नहीं है कि ऐसा फील होता है कि गाड़ी रोड छोड़ रही है, ऐसी पकड़ इसमें कम है। टर्न करते टाइम पे भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ मेरे को कि हाँ भाई अब स्किड हो जाएगी, स्किड हो जाएगी, स्किड हो जाएगी, नहीं। तो टायर्स आर इन जनरल गुड। MRF से मैं कहूँगा कि MRF से आई वुड से इट इज़ बेटर एक्चुअली MRF से, क्योंकि MRF मेरी स्कूटी में थे। अब देखो साइज़ का डिफरेंस है, मैं तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास में स्कूटी में स्टॉक टायर MRF के आए थे, और वो उसका आगे वाला टायर तो कुछ वो 40-45 हज़ार किलोमीटर चल गई थी, क्योंकि हमारी राइडिंग इतनी ज़्यादा रफ नहीं है, तो आराम से आगे वाला टायर तो हमने कभी चेंज नहीं कराया, पीछे वाला कराना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पंचर हो रहा था, वो तो हमें चेंज कराना पड़ा था। बट ओवरऑल मैं कहूँगा तो ये ज़्यादा बेटर है। अभी तक भगवान की दया से टचवुड भाई अब तक पंचर तो नहीं हुई है मेरी गाड़ी, अब तो हो जाएगी। खैर अभी तो पंचर तो नहीं हुई है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है टायर का काफ़ी बढ़िया है। गुड ग्रिप, गुड राइडिंग एक्सपीरियंस, यस। इसके टैंक पर गेहूं की बोरी रख के ला सकते हैं नॉर्मल बाइक की तरह। खैर नहीं, टैंक गिर जाएगा नीचे, बाहर प्लास्टिक है ये, सारा नीचे बह जाएगा। 50 किलो की बोरी, अबे एक बात बताओ, इतना बड़ा टैंक इसके ऊपर रख के चलाओगे कैसे इसको? ये ऐसे करोगे तो चलाओगे कैसे? रख भी लोगे तो चला नहीं पाओगे भाई, और रखना मत। गेहूं की बोरी। While Yamaha has a good brand value, but it is very surprising that it has battery drain issue. If you can fix it by installing a bigger battery, why can't Yamaha itself fix it? भाई देखो पहले Z5 आती थी, बट कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अब कंपनी Z4 दे रही है। पता नहीं भाई ऐसा कॉस्ट कटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर 1 साल के अंदर अंदर ख़राब होती है तो उन्हें खुद ही फ्री में रिप्लेस करके देनी पड़ती है। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट Yamaha इज़ डूइंग। और वैसे भी इंडियन मार्केट को लेके Yamaha हो गया, फिर सुजुकी, ये सब कुछ ऐसा ज़्यादा सीरियस है नहीं। होंडा भी आप देखोगे तो नॉट एज ग्रेट बाइक जितनी उनकी बाहर आती है। सिर्फ एक्टिवा पे वो जिंदा है, सुजुकी एक्सेस पे जिंदा है, यामाहा FZ और RZR पे जिंदा है। तो वही बात है कि ज़्यादा सीरियस ये तीनों ही जापानीज़ ब्रांड नहीं है इंडियन मार्केट को लेके। देखो उसका मेन रीज़न एक ये भी है कि इंडिया में पीपल डोंट केयर दैट मच अबाउट रिफाइनमेंट। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि गाड़ी जो है वो भागे और उनको माइलेज अच्छी दे। उनका सिर्फ 2 ही मेन रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी भी रैंडम आदमी से पूछोगे वो यही बोलेगा, भाई N160 क्यों ली? भाई भागती बहुत बढ़िया है, भाई मज़ा आ जाता है, वेरी गुड। किसी से पूछो भाई भागती बहुत अच्छी है, तो सबको भगाने से मतलब है, इसलिए तीनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यामा में इट इज़ की चलो भागती भी है, रिफाइनमेंट आपको अच्छी मिलती है, सारी चीज़ें बढ़िया है, बट वही है कि ये सारी चीज़ें कॉस्ट के साथ में आती है। होंडा सरप्राइजिंगली इज़ चीपर, बट स्टिल वो भी कुछ इतना सीरियस नहीं लगता है मेरे को रिगार्डिंग द इंडियन मार्केट। तो या सारे जापानीज़ ब्रांड की भाई यही प्रॉब्लम है। How is pillion comfort, especially for women in family? भाई pillion comfort I would say it is 6 on 10, क्योंकि पीछे वाला जो सस्पेंशन है इट इज स्टिफ। अभी मेरे साथ में एक आदमी आया है, अच्छी खासी थोड़ा सा मैं फास्ट लेके आया हूँ उसको, तो छोटे छोटे गड्ढों में कह रहा था भाई, उछल रहा था वो, डिंग डिंग, एक बार उछल के टंकी पे आ गया, नहीं था जोर से भी नहीं उछला। बट ओवरऑल की भाई पीछे वाला जो सस्पेंशन है इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। 5000 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली हो गए। इसका भी मैं रिव्यू बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको डिटेल में बताऊंगा क्या सीन रहा। सो या पीछे वाला जो सस्पेंशन है मुझे लगा था थोड़ा लूज हो जाएगा, हुआ है, बट अभी भी वो सेटिस्फैक्शन लेवल आया नहीं है उतनी ज़्यादा। एकदम ऐसे स्मूथ ऐसा राइडिंग ऑन दी एयर वाली फीलिंग अभी भी नहीं आ रही इसके अंदर, जो पहले आती थी पुरानी वाली FZ में, बस इसके अंदर नहीं आ रही है वो। तो इसका पीछे वाला सस्पेंशन जो है भाई थोड़ा स्टिफ है। सो आई वुड रेट इट 6 on 10 फॉर पिलियन कंफर्ट रिगार्डिंग द सस्पेंशन। बाकी सीट साइज़ के हिसाब से इट इज़ गुड, कुशनिंग इज़ नाइस। वो तो खैर मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा करा रखी है। बाकी जो स्टॉक सीट थी उसके अंदर भी इट वॉज डिसेंट। बाकी ग्रैब रेल वगैरह भी इट इज़ गुड, और पैर वैर रखने के लिए जगह भी अच्छी है। बाकी जैसे अगर आपकी वाइफ बैठती है एक तरफ पैर करके बैठती है मोस्टली इंडिया में, तो इसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से ही वो नहीं मिलता, आपका साइड वाला फुट पैक होता है आपका इस पीछे ये वाला, ये आपको कंपनी से नहीं मिलता, आपको एज एसेसरी लगवाना पड़ता है। सो वो आप लगवा सकते हैं। और ज़्यादा पैर वैर भी गंदे होते नहीं उसके अंदर, क्योंकि पीछे से काफ़ी क्लीन है, तो मतलब ओपन है ये बाइक, उतने गंदे नहीं होते। बट देखो थोड़ी बहुत मिट्टी आएगी क्योंकि बाइक है। सो यस, विच वन शुड आई बाय, FZS वर्जन 4 और हाइब्रिड और रेव? प्लीज सजेस्ट वैल्यू फॉर मनी एज यू हैव डीप इनसाइट एज पर योर एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, देखो
आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको सिंपली चलाने के लिए गाड़ी चाहिए, यू डोंट केयर अबाउट मच फीचर्स, आपको बस यही चाहिए कि भाई यामा है, कंफर्ट है, मेरे पास रिलायबिलिटी है, लंबी बाइक चलेगी, अगर आपको वो वाला सीन चाहिए देन आई वुड से गो फॉर रेव। हालांकि रेव के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, तो हेडलाइट उसकी बहुत बढ़िया है, इससे भी अच्छी है, हाइब्रिड से भी बेटर है, नॉन हाइब्रिड से भी बेटर हेडलाइट आपको मिलती है रेव में फॉर सम रीज़न, पता नहीं कि वो इतनी सस्ती बाइक है, उसके अंदर बढ़िया हेडलाइट दे रखी है, इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी है, तो उस मामले में कहूँगा कि आप रेव ले लो। अगर आपको थोड़ा उसका लुक नहीं पसंद और थोड़ा आपको बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए देन यू कैन गो फॉर नॉन हाइब्रिड, एंड बाकी अगर आपको एकदम कंप्लीट पैकेज चाहिए यामा की तरफ से देन यू शुड गो फॉर हाइब्रिड। व्हिच इज मोर कंफर्टेबल MT-15 वर्सेस FZ बिकॉज डुअल चैनल ABS एंड UAZ सस्पेंशन इज अवेलेबल इन MT-15। भाई आई वुड से कि ये थोड़ी ज़्यादा उससे स्मूथ है सस्पेंशन के मामले में, कंफर्टेक के मामले में, क्योंकि उसका जो सस्पेंशन है इससे थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा स्टिफ लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा और हाई पावर्ड बाइक है तो उसको थोड़ा और स्टेबिलिटी चाहिए, तो यामा ने उसका सस्पेंशन थोड़ा सा और स्टिफ कर दिया, ये उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर है उस मामले में। जुपिटर 10 साल से है, मक्खन चल रही, 1 लाख किलोमीटर हो गए, 110 सीसी, चाचा ने मेंटेन नहीं किया होगा। भाई चाचा की स्कूटी जो है मेरे पास ही रहती है और उसको भी उसी लेवल का मेंटेनेंस मिलता है जिस लेवल का मैं यामा को देता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने दोनों ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ मैं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी खड़ी हुई है हमारे पास में, चलती है वो। सो पर्सनली बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसके ब्रेक्स अच्छे नहीं हैं, ब्रेक लॉक हो जाता है भाई, उसके अंदर सैंडिंग सब कुछ भाई, मैंने 2 सर्विस लगातार उसके ब्रेक पैड चेंज कराए, सब कुछ करा के देखा है मैंने, और ऐसा भी नहीं कोई रैंडम दुकान में कराता हूँ, मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराता हूँ, फिर भी उसके अंदर इशूज़ आते हैं। और ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, इससे पहले भी मेरे एक रिलेटिव थे, उनके पास में भी सेम गाड़ी थी, अभी भी है, वो खुद 4 बार गिर चुका है वो आदमी, उसकी टायर लॉक होने की वजह से स्किड हो जाती है गाड़ी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस वेरी बैड, 0%, कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, डोंट गो फॉर दैट गाड़ी। बाकी बिकती है, योर विश, ले लो, आई हैव नो इशूज़, इट इज़ योर चॉइस, योर मनी, जहाँ पे भी आपको स्पेंड करना है आप करो। मेरे को इसके ऊपर 1,60,000 लगाने थे, ठीक है फाइन, मैंने लगा दिए, क्योंकि आई नो द ब्रांड, आई नो हाउ इट इज़, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा अगर मैं कोई ब्रांड के लिए जाता, लेट्स अगर मैं यामा नहीं लेता तो मैं नेक्स्ट ब्रांड वुड बी होंडा या बजाज की गाड़ी लेता मैं, उसके अलावा आई वुडंट रेकमेंड एनी ब्रांड फिलहाल इंडियन मार्केट में। यामा, होंडा या बजाज, ये 3 ही है जो बढ़िया कर रहे हैं इस सेगमेंट में। मतलब यामा तो सेल्स के मामले में देखा जाए तो बढ़िया नहीं है, बट ओवरऑल गाड़ी को अगर देखा जाए तो गाड़ी बढ़िया है। भाई क्या हाल है, मैं आपको बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब 800 थे, थैंक यू भाई, तब से आपके रिव्यू को देख रहा हूँ, ली है रात में, 1 मिनट, रिव्यू को देख FZ वर्जन 4 ली थी, रात में बिल्कुल सही चला के खड़ी करी थी, आज सुबह ना मीटर में लाइट आ रही है ना स्टार्ट हो रही है, क्या दिक्कत है भाई? बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है, क्योंकि कंपनी जो है इसकी बैटरी निकाल के रखती है, फिर वो बैटरी उठा के इसके अंदर लगा के दे देती है, तो बैटरी में इशू होगा, आप कंपनी पे जाना, अभी आपकी अंडर वारंटी होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बैटरी जो है वो चेंज हो जाएगी। स्टार्ट करने के लिए आप ऐसे धक्का दे के स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसके अंदर बस आप रेज मत देना, नॉर्मल क्लच छोड़ोगे तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। मैंने न्यू बाइक लिया है ZS वर्जन 4, अभी मेरी गाड़ी 6 मंथ हुआ है, गाड़ी चली है अभी 1200 किलोमीटर। मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी गाड़ी का ब्रेक हार्ड हो रही है, ब्रेक हार्ड हो रही है, ठीक है। देखो मेन रीज़न ब्रेक हार्ड तब होता है जब थोड़ी बारिश होती है, क्योंकि ब्रेक पैड फूल जाते हैं, उसके अलावा तो क्या इशू हो सकता है, ठीक है। आ रही है मेरी गाड़ी का ब्रेक हार्ड हो रही है, और ABS सामने का और TCS ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है। हाँ, उसका एक इशू है, ये TCS ऑफ होने का मेरे इसके अंदर भी आया था, देखो इसके अंदर है ना एक सेंसर है, तो भाई आपकी गाड़ी में जो TCS की प्रॉब्लम आती थी वो इस सेंसर की वजह से आती होगी, क्योंकि मेरे में भी यही वाला इशू था। इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के, अभी तो थोड़ा इंजन गर्म है तो मैं हाथ नहीं लगा रहा, राइट लेफ्ट इसको करोगे ना तो इससे आपको TCS वाला इशू फिक्स हो जाएगा। कभी कभी इसके अंदर आ जाता है, थोड़ा हिल जाता है सेंसर, तो इसको आप करोगे तो चेंज, तो ये सही हो जाएगा फिर बढ़िया। तो ये वाला जो सेंसर मैंने को भी दिखाया, इसको आप थोड़ा सा मूव करोगे वो वाला इशू ठीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम इसमें आ रही, मेरे इसमें अंदर भी आई थी, रैंडमली बीच में बंद हो जाता था, तो इसको मैंने खड़ा किया, बंद किया, थोड़ा सा हिलाया, चालू किया, फिक्स्ड। तो थोड़ा सेंसर कभी कभी मूव हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, ठीक है। और हाँ भाई, ये जो ब्रेक हार्ड हो रहा है इसका मेन रीज़न मेरे हिसाब से मे बी टू मच मॉइस्चर इन एयर। कहाँ पे हो आप, अब मुझे ये नहीं पता आप रहते कहाँ, अगर आप जैसे मुंबई साइड रहते हो तो वहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मे बी आपका ब्रेक पैड थोड़ा फूल गया हो बारिशों के टाइम में, इस वजह से थोड़ी सी हार्ड ब्रेकिंग हो रही है। मेन रीज़न ये हो सकता है, या देखो मेन रीज़न तो यही है, उसके अलावा तो और क्या है।
सो गाइस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और साथ ही मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी और सवाल है तो। मैं ट्राई करता हूँ भाई सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ। अभी काफ़ी सारे पेंडिंग हैं 3-4 महीने के, सबको रिप्लाई कर दूंगा मैं, डोंट वरी। जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए उन सबको भी कर देंगे, ठीक है। और जो भाई अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे रिगार्डिंग दी हाइब्रिड, कह रहे थे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। भाई देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मे बी आपका थोड़ा सा यूनिट में गड़बड़ हो कोई, या कोई और रीज़न हो सकता है। बाकी जो पावर वाला है, देखो मैं पहले भी यही कहता था, अब भी यही कहूँगा, ये दिस बाइक इज़ ओनली मेंट फॉर माइलेज, दिस बाइक इज़ मेंट फॉर सिटी राइडिंग। और आपको हाईवे पे भगाने के लिए चाहिए, आप थोड़ा बड़ा इंजन लीजिए, आप XSR 155 ले लो, R15 MT15 N160, ये सारी चीज़ें ले लो। दिस इज़ सोनली मेंट फॉर सिटी। सिटी के मामले में कोई भी इशू नहीं आता है, इस बात की मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि उस सिटी में आपको कोई भी दिक्कत ये बाइक नहीं देगी। माइलेज के मामले में भी नहीं, रिफाइनमेंट के मामले में भी नहीं, और रिलायबिलिटी के मामले में भी नहीं, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।